हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रीति बेरवा। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी थ्योरी की क्या एप्लीकेशंस थी वो बताई थी। आज हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी थ्योरी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दो डायग्राम्स दिख रहे हैं, उसमें आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है। आप जब भी आप टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो तो अपने दिमाग में क्यूब को इमेजिन कीजिए। क्यूब के सेंटर में हम सेंट्रल मेटल लाइन रखेंगे और उसके जो क्यूब के जो अल्टरनेट कॉर्नर्स है वहां पर हम चारों जो एटम्स है या टेट्राहेड्रॉन है उनको हम वहां पर इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, क्यूब के सेंटर में अपना सेंट्रल मेटल लाइन है और जो उसके अल्टरनेट कॉर्नर्स है वहां पर टेट्राहेड्रॉन या जो भी आपके एटम्स है या जो भी आपके लिगेंड्स है वो प्लेस्ड होती है। अब हम यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल लाइन है वहां से तीन एक्सिस को अपन इमेजिन करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हम ये देखते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें जो इजी ऑर्बिटल्स है या इजी ऑर्बिटल्स के जो पॉइंट्स है वो एक्स और वाई जेड एक्सिस के एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं और जो जेड एक्सिस है उसके होते टुवर्ड्स होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर इमेजिन करिए, उसके बाद में आप लोग इसकी वीबीटी थ्योरी की एप्लीकेशंस के बारे में समझिए। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कंपेरेटिव में क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। Generally occur when both T2G and EG orbitals are symmetrical, empty, half filled और completely filled. For example, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनका कब फॉर्मेशन होता है, जब EG और जो T2G ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल लाइन के वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब वो पांचों ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं या कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टाइटेनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। टाइटेनियम एटम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d2 4s2। लेकिन इसकी टाइटेनियम +4 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d0, मतलब इसका जो d ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी है और 4s ऑर्बिटल भी एम्प्टी है। तो टाइटेनियम +4 जब CL4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो जो टाइटेनियम +4 है वो जो क्लोराइड लिगेंड है उसके द्वारा दिए गए जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर है उनको गेन करके किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर FeCl4- कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आयरन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d6 4s2 होता है। आयरन +3 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 4s0 होता है, क्योंकि +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल रह गए। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उसके आउटर सेल में से निकलते हैं और जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर सेल कौन सा होता है, 4s2 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 ऑर्बिटल में से निकलेंगे, उसके बाद d ऑर्बिटल्स में से निकलेंगे। अब आयरन +3 हैविंग गेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इन FeCl4 का होल माइनस, मतलब जब ये आयरन 4 क्लोराइड लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा, आयरन +3 जो भी मेटल लाइन है वो 4 क्लोराइड लिगेंड के कांटेक्ट में आएगी, तो जो क्लोराइड लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसको डोनेट करेगी, सेंट्रल मेटल लाइन को, मतलब आयरन +3 को। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन अपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करवाएगी, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि इसके 3d ऑर्बिटल तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जो क्लोराइड लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती तो d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो जाती, तो इसमें d ऑर्बिटल्स भी यूज में आते हैं। लेकिन
क्योंकि जो क्लोराइड लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल मेटलाइन अपने 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा रही है लिगेंड को, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। Since chloride ligand is a weak ligand, the 5d electrons are unpaired and are arranged symmetrically. Hence, the complex is regular, unstable and paramagnetic. अब paramagnetic कैसे हुआ? क्योंकि इसमें unpaired इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि जो पांचों इसमें डी ऑर्बिटल में जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमेट्रिकल मैनर में फिल करे हुए हैं, तो इस वजह से ये क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मैंने आप लोगों को बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो, कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो हमने दो एग्जांपल्स पहले देख ली। सबसे पहले टाइटेनियम +4 का एग्जांपल देखा था, जिसमें जो डी ऑर्बिटल्स थे वो एम्प्टी थे। उसके बाद में हमने आयरन +3 का देखा था, तो उसमें जो डी ऑर्बिटल्स थे वो हाफ फिल्ड थे। अब यहाँ पर हम एग्जांपल जिंक Zn+2 मेटल आयन का देख रहे हैं, जहाँ पर डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है। Metal ion with completely filled T2g and Eg orbitals, for example, Zinc+2, form tetrahedral complex and sometimes octahedral complexes by using outer d orbitals. Such complexes are diamagnetic in nature. अब डायमैग्नेटिक क्यों होंगे, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जिंक+2 की जिंक जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, D10 और 4s2। अब जिंक+2 का क्या होगा, D10 में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इसके आउटर सेल से 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो इसका Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा, 3d10। अब ये जब जिंक जो एटम सॉरी सेंट्रल मेटल आयन है, जब ये लिगेंड 4 लिगेंड के कांटेक्ट में आएगी तो अपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब 4 लिगेंड Zn+2 के कांटेक्ट में आएगी। लेकिन अगर 6 लिगेंड कांटेक्ट में आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। अब sp3d2 क्या हुआ, क्योंकि इसके जो इनर ऑर्बिटल से d वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसको 6 ऑर्बिटल 6 लिगेंड इसके कांटेक्ट में आ रही है, तो इसको 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे ना। तो एक तो s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, उसके बाद 2 ऑर्बिटल जो है वो d आउटर सेल के d ऑर्बिटल को ये प्रोवाइड करवाएगी। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। The central metal is 8d electron, for example Ni+2, a regular octahedral complex such as NiNS3 का whole 6 2+ is formed by using outer d orbitals. However, under the influence of a strong ligand field, the Eg electrons may pair up, leaving one vacant d orbital which can accept a lone pair from a ligand. Thus, a square planar complex of the type NiCN का whole 4 - 2 में form। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे सेंट्रल मेटल आयन जिसके डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल Ni+2, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब करेगा, जब 6NS3 लिगेंड इसके कांटेक्ट में आएगी। लेकिन अगर इसके कांटेक्ट में 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रही है तो ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए इसको एक डी ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल चाहिए, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है स्क्वायर प्लेनर का। तो वो अपना डी ऑर्बिटल लिगेंड को प्रोवाइड कराने के लिए क्या होगा, इसका जो डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो सेंट्रल मेटल आयन है अपना एक वेकेंट डी ऑर्बिटल लिगेंड को प्रोवाइड करवा देगी। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया गया है। निकेल जो एलिमेंट है निकेल जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2। लेकिन Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d8, क्योंकि इसके 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो जब Ni+2 आयन 6NH3 लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन में अपने आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि NH3 जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती नहीं है, और अगर पेयरिंग भी होगी तो एक ही d ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा पाएगी। तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। लेकिन जब निकेल+2 आयन 4 CN- लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि जो CN- लिगेंड है वो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, अब इसने अपना एक d ऑर्बिटल लिगेंड को प्रोवाइड करवा दिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा dsp2। इन दोनों में आप लोग डिफरेंस करके पढ़िएगा, एग्जाम में इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब आप लोग देखते होंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि d2 जो ऑर्बिटल है वो आउटर सेल के ऑर्बिटल्स है, इस वजह से इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन जो CN- जो सॉरी स्क्वायर प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो dsp2 होगा और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। Metal ion with D9 configuration do not have vacant easy orbital for dsp2 hybridization, but in Cu2 plus forms square planar complexes. It is possible by promoting one d electron to some higher level. Cu2 प्लस के ग्राउंड स्टेट में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है 3d9 है। अब इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी तो अपना जो d ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में पहुंचा देगी p ऑर्बिटल में, क्योंकि इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो एक तो d ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा देगा, एक s ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा देगा और 2 p ऑर्बिटल। अब 2 p ऑर्बिटल कराने के बाद इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल बचेगा, तो इसका जो d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रमोट होने से इसका Cu2 प्लस आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन।